नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। मैं हूं अभय सिंह। आज का सेशन सिर्फ एक न्यूज़ बुलेटिन नहीं है, यह एक इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग लेक्चर है, जहां हम स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, कल्चरल प्रिजर्वेशन, मेडिकल इनोवेशन, कोऑपरेटिव रिफॉर्म्स, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, स्पोर्ट कल्चर, इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप और एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सऊदी अरेबिया और चाइना के बीच हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट की। सऊदी अरेबिया और चाइना ने हाल ही में एक म्यूचुअल वीजा एग्जम्पशन एग्रीमेंट साइन किया है। नाम से ही पता चलता है एग्जम्पशन, लेकिन यह आम लोगों के लिए नहीं है। यह एग्रीमेंट सिर्फ डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। यह एग्रीमेंट साइन हुआ है चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री वांग यी के रियाद विजिट के दौरान, और टाइमिंग भी बहुत सिंबॉलिक है क्योंकि इस साल सऊदी चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशन के 35 साल कंप्लीट हो रहे हैं। इसका मतलब सिंपल शब्दों में समझें, दोनों देश अपने हाई लेवल ऑफिशियल और डिप्लोमेट को बिना वीजा डिले किए एक दूसरे के देश में आने जाने देंगे। यह स्टेप डायरेक्टली ब्यूरोक्रेसी को रिड्यूस करता है और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को फास्ट ट्रैक करता है। अब यह समझना जरूरी है कि यह एग्रीमेंट ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। इसका स्कोप लिमिटेड है, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। इस विजिट के दौरान दोनों देशों ने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी रिव्यू किया। फोकस एरिया रहे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी कॉपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। यहाँ एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म का जिक्र आता है, फिफ्थ हाई लेवल कमिटी पॉलिटिकल फिफ्थ हाई लेवल जॉइंट कमिटी पॉलिटिकल कमिटी। यह कमिटी बायलेटरल कॉपरेशन का बैकबोन है। रीजनल पॉलिटिक्स की बात करें तो सऊदी अरेबिया ने क्लियरली वन चाइना पॉलिसी को रीअफर्म किया है, और चाइना ने सऊदी अरेबिया के रीजनल स्टेबिलिटी एफर्ट्स को सपोर्ट किया है, खासकर ईरान के साथ एंगेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। पैलेस्टाइन इशू पर भी दोनों देशों ने टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट किया है, 1967 बॉर्डर्स और यूएन रेजोल्यूशन के फ्रेमवर्क के अंडर। इकोनॉमिक एंगल से देखें तो चाइना ने सऊदी विजन 2030 रिफॉर्म्स को ओपनली प्रेज किया है, और सऊदी अरेबिया ने चाइना अरब और गल्फ चाइना समिट्स को सपोर्ट करने की बात कही है। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, एक्सपो 2030 रियाद में चाइना की कंफर्म पार्टिसिपेशन। यूपीएससी एंगल से देखें तो यह टॉपिक इंडिया के वेस्ट एशिया डिप्लोमेसी से कंपेयर किया जा सकता है। वन चाइना पॉलिसी का एप्लीकेशन समझाता है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का क्लियर एग्जांपल है। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। दिसंबर 16, 2025 को फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स का आयोजन दोहा कतर में हुआ। हम सभी जानते हैं कि कतर की राजधानी दोहा है। यह इवेंट सिर्फ फुटबॉल सेलिब्रेशन नहीं था, यह ग्लोबल स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का भी एक एग्जाम्पल था। यह अवार्ड्स में मेंस और वुमेन फुटबॉल दोनों को इक्वली रिकॉग्नाइज किया गया। वोटिंग सिस्टम भी बहुत इंक्लूसिव है, जिसमें हर देश के कैप्टन, कोचेस, जर्नलिस्ट और फैंस को सभी को 25% वोट मिलते हैं। अच्छा, अर्थात उनके द्वारा वोटिंग का परसेंटेज का वेटेज 25% होता है। मैन प्लेयर ऑफ द ईयर बने ओसुमामे देम्बेले। आप इसको याद कर लीजिए, इस नाम को, यह पूछा जा सकता है। ओसुमामे देम्बेले, उनका सिलेक्शन सिर्फ पॉपुलैरिटी के बेसिस पे नहीं था। उन्होंने बैलन डी और जैसा खिताब जीता है, पीएचजी के साथ टेबल कंप्लीट की है, इंक्लूडिंग यूईएफए चैंपियंस लीग, इसलिए उनका सिलेक्शन इस अवार्ड के लिए किया गया। उन्होंने लमाइन यमाल और किलियन म्बाप्पे जैसे प्लेयर्स को आउट परफॉर्म किया। मैन गोलकीपर ऑफ द ईयर गिनियालोंगी डोनारुमा बने, और मैन कोच ऑफ द ईयर लुइस एनरिक बने। पुस्कास अवार्ड जीता है सेंटियागो मॉन्टियल ने,
जो बेस्ट गोल के लिए दिया जाता है। वुमेन कैटेगरी में एंडियाना बोनामाटी ने लगातार तीसरी बार प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। यह उनकी कंसिस्टेंसी फुटबॉल वुमेन्स फुटबॉल के एवोल्यूशन को दिखाता है और उनकी कंसिस्टेंसी को भी दिखाता है। स्पेशल अवार्ड्स जैसे फीफा फेयर प्ले और फैन अवार्ड ग्लोबल इंक्लूसिविटी को प्रेजेंट करते हैं। यूपीसी 11 से समझें तो स्पोर्ट्स एज ए सॉफ्ट पावर, ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी इन ग्लोबल स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर डिप्लोमेसी इसमें हम देख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं टॉपिक 3 पर। अब टॉपिक 3 को हम गहराई से समझते हैं, क्योंकि सेंसस 2027 सिर्फ एक डाटा कलेक्शन एक्सरसाइज नहीं है, यह इंडिया के गवर्नेंस मॉडल का बैकबोन भी है। सबसे पहले ये समझो कि सेंसस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल के अंदर सेंसस यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसका मतलब पूरा कंट्रोल सेंटर के पास होता है। 11,718 करोड़ का खर्च सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट है पॉलिसी प्रिसिजन में। सेंसस के डाटा पर ही डिसाइड होता है लोकसभा सीट डिलिमिटेशन, SC/ST रिजर्वेशन, वेलफेयर स्कीम टारगेटिंग, अर्बन प्लानिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजिटल सेंसस पर आते हैं। इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल सेंसस होने का मतलब है कि पेपर बेस्ड एनुमरेशन का एंड। इसे तीन मेजर चेंजेस आते हैं। पहला, स्पीड, डाटा कलेक्शन, वैलिडेशन और एनालिसिस रियल टाइम में हो जाता है। दूसरा, एक्यूरेसी, जीपीएस टैगिंग, लॉजिकल चेक्स और डुप्लीकेट डिटेक्शन से एरर कम होंगे। और तीसरा, अकाउंटेबिलिटी, एनुमरेशन की मूवमेंट और परफॉर्मेंस ट्रैक हो सकेंगी। सेल्फ एनुमरेशन एक ऑप्शन है बिहेवियर शिफ्ट का। यह सिटीजन को डाटा प्रोवाइडर से डाटा पार्टनर बना देता है, मतलब सिटीजन की भागीदारी भी बन रही है और बढ़ रही है। अब कास्ट एनुमरेशन पर फोकस करते हैं। यह सबसे पॉलिटिकली सेंसिटिव पार्ट है। कास्ट डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कलेक्ट होगा, जो पहली बार नेशनल लेवल पर ही इतनी प्रेसिशन से होगा। इसके इम्पैक्ट 3 लेवल पर होंगे: सोशल जस्टिस पॉलिसी, रिजर्वेशन रिकैलिब्रेशन और टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी। लेकिन साथ ही डाटा मिसयूज, प्राइवेसी और पॉलिटिसाइजेशन का रिस्क भी है। इसलिए डाटा सिक्योरिटी फीचर्स और लीगल सेफगार्ड्स क्रिटिकल हो जाते हैं। सेंसस एज अ सर्विस एक नया गवर्नेंस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। मिनिस्ट्री को रॉ डाटा के बजाय क्लीन, मशीन रीडेबल डैशबोर्ड मिलेंगे। एम्प्लॉयमेंट एंगल से भी इग्नोर नहीं कर सकते। 1.02 करोड़ मैंडेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग का स्केल अनप्रेसिडेंटेड है। यूपीएससी के लिए टॉपिक डिजिटल गवर्नेंस का फ्लैगशिप केस स्टडी, डाटा वर्सेस डेमोक्रेसी डिबेट, फेडरल इम्प्लीकेशन ऑफ कास्ट सेंसस और एथिक्स, प्राइवेसी और सर्विलेंस स्टेट कंसर्न में आ सकता है। चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं। अब हम ध्रुव 64 को सिर्फ एक चिप के रूप में नहीं देखेंगे। इंडिया ने हाल ही में ध्रुव 64 प्रोसेसर लॉन्च किया है। हम इसे पावर, पॉलिटिक्स और प्रॉस्पेरिटी के लेंस से देखेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया दुनिया का लगभग 20% माइक्रो प्रोसेसर कंज्यूम करता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और को डिजाइन में डिपेंडेंसी हाई है। ध्रुव 64 इस डिपेंडेंसी को तोड़ने की पहली सीरियस कोशिश है। RISC फिफ्थ आर्किटेक्चर का सिलेक्शन स्ट्रेटेजिक है। यह ओपन सोर्स है, रॉयल्टी फ्री है और वेंडर लॉक इन से बचाता है। इसका मतलब इंडिया अपना इकोसिस्टम खुद बिल्ड कर सकता है। टेक्निकल एंगल से देखें, 64 बिट आर्किटेक्चर फ्यूचर रेडी है। डुअल कोर मल्टीटास्किंग को स्मूथ बनाता है। एनर्जी एफिशिएंसी, डिफेंस और स्पेस मिशन के लिए क्रिटिकल है। स्ट्रेटेजिक एंगल यहाँ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डिफेंस, सैटेलाइट और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉरेन चिप्स यूज करना नेशनल सिक्योरिटी रिस्क होता है। ग्रुप 64 एक
ट्रस्टेड चिप एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। कमर्शियल साइड पर भी इसका इम्पैक्ट ह्यूज रहेगा। ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस, सब में इंडिजिनस अल्टरनेटिव मिलता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का यह मिसिंग लिंक था, डिजाइन कैपेबिलिटी। अब इंडिया सिर्फ असेंबली नहीं हब नहीं है, टेक्नोलॉजी क्रिएटर भी है और बन रहा है। फ्यूचर रोड मैप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। धनुष और धनुष प्लस जैसे एसओसीज का मतलब है स्केलेबिलिटी। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो आत्मनिर्भर भारत इन हाईटेक, टेक जियोपॉलिटिक्स, सप्लाई चेन रेसिलियंस और इनोवेशन वर्सेस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के एंगल से इसे तराशा जा सकता है, खोजा भी जा सकता है। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अब टॉपिक 5 सिर्फ एक इन्वेस्टर मीट के रूप में नहीं देखिए, यह इवेंट असल में इंडिया की ब्लू इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है। हाल ही में लक्षद्वीप ने पहला फिशरी इन्वेस्टर मीट होस्ट किया है। लक्षद्वीप एक स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन है, इसलिए यहाँ डेवलपमेंट का मॉडल मेनलैंड से बिल्कुल अलग होता है। इस इन्वेस्टर मीट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करना, लेकिन सस्टेनेबल फ्रेमवर्क के अंदर। 519 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कोई छोटी बात नहीं है। यह सिग्नल देता है कि फिशरीज और एक्वाकल्चर अब सनराइज सेक्टर बन चुके हैं, अर्थात अब इनका उदय हो रहा है। फोकस एरिया को ध्यान से समझिए। ट्यूना एक्सपोर्ट्स। ट्यूना एक प्रकार की मछली है, क्योंकि लक्षद्वीप पोल लाइन और लाइन ट्यूना फिशिंग के लिए ग्लोबली फेमस है। यह मेथड बाई कैच का काम करता है और मराइन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। सीवीड फार्मिंग फ्यूचर फूड और बायोफिल इकोनॉमी लिंक्ड है। इसका यूज फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक और फर्टिलाइजर्स में किया जा सकता है। डीप सी फिशिंग और वैल्यू एडेड सी फूड प्रोसेसिंग का मतलब है रॉ एक्सपोर्ट से प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट की तरफ शिफ्ट। इन्वेस्टर कंसर्न्स भी बहुत रियलिस्टिक हैं। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, आइस प्लांट, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, यह सब बॉटलनेक्स है यहाँ पर। यहीं पर पॉलिसी इंटरवेंशन का रोल आता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फिशिंग रूल्स के और हाई सी फिशिंग गाइडलाइंस ने लीगल क्लैरिटी हाल ही में दी है। इससे एक्सपोर्ट में ओरिजिन रिलेटेड डिस्प्यूट्स कम होंगे। लक्षद्वीप का करंट प्रोडक्शन 14,000 टन है, लेकिन पोटेंशियल ऑलमोस्ट 1 लाख टन तक का है। यह गैप अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है। मिनीकॉय एयरपोर्ट और फिश फर्स्ट फिशरी पॉलिसी फ्यूचर ग्रोथ के कैटलिस्ट होंगे। यूपीसी के एंगल से देखें तो ब्लू इकोनॉमी इंप्लीमेंटेशन केस स्टडी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन आइलैंड टेरिटरीज, इकोनॉमी और इकोलॉजी बैलेंस तथा कोस्टल रेगुलेशन और मराइन गवर्नेंस के एंगल से इसको सर्च किया जा सकता है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक 6 कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का एक बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स इशू है। गवर्नर के एसेंट पावर्स डायरेक्टली फेडरलिज्म के कोर को टच करते हैं। अप्रैल 2025 के तमिलनाडु जजमेंट का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। स्टेट का इस केस में स्टेट का आर्गुमेंट था कि गवर्नर बिल को इंडेफिनिटली पेंड करके गवर्नेंस को स्टॉल कर रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने पहले टाइमलाइंस और डीम्ड एसेंट जैसे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे। मतलब उनका कहना यह था कि गवर्नर या प्रेसिडेंट को एक लिमिटेड टाइम में कोई भी बिल को अपना एसेंट देना है, अर्थात उनको हाँ भरना है, हामी भरना है या उसको ना कहना है। लेकिन फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा आया। इसमें आर्टिकल 143 का यूज किया गया, जिसके अंडर प्रेसिडेंट एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकते हैं। स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2025 में कोर्ट ने अपनी पहली अप्रोच को रिकैलिब्रेट किया, अर्थात कोर्ट ने पहले जो अपने डिसीजन दिया था उसी को रिकैलिब्रेट किया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 200 और 201 में कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं है, इसलिए कोर्ट कोई भी डेडलाइन फिक्स नहीं कर सकता कि गवर्नर या प्रेसिडेंट कितने टाइम में किसी भी बिल को क्लियर करेंगे, अर्थात या तो उसे मना करेंगे या उसे पास करेंगे, मतलब या उस पर साइन करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गवर्नर अनलिमिटेड पावर रखता है। कोर्ट ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट लैंड ग्रोथ की है।
प्रोलॉन्ग और अनएक्सप्लेन्ड इनएक्शन जस्टिफिएबल नहीं है। यानी कोर्ट रीजन मांग सकता है लेकिन डिसीजन फोर्स नहीं कर सकता। अर्थात कोई भी बिल अगर गवर्नर के पास बहुत दिनों तक रुका रहता है तो कोर्ट पे जाने में कोर्ट रीजन मांग सकता है पर कोई भी डिसीजन फोर्स गवर्नर पे नहीं कर सकता है। आर्टिकल 361 का इंटरप्रिटेशन भी क्रिटिकल है। इसमें इम्यूनिटी पर्सनल है, इंस्टीट्यूशन को एब्सोल्यूट शील्ड नहीं देती है। फेडरेसिव इम्पैक्ट पर आते हैं। स्टेट्स के लिए यह जजमेंट मिक्स्ड बैग है। ऑटोनॉमी पर कंसर्न है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट का रेस्पेक्ट भी मेंटेन हुआ है। यूपीसी के हिसाब से देखें तो फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी टिल्ट एक डिबेट का ऑप्शन बनता है। साथ में जुडिशियल रिस्ट्रेंट और एक्टिविज्म भी एक डिबेट का ऑप्शन है। साथ में रोल ऑफ गवर्नर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और कन्वेंशन ये भी एक डिबेट के टॉपिक्स बन सकते हैं। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक 7 को सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट के रूप में हम नहीं देखते, हम इसे असल में डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच एक सोल्यूशन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके सोल्यूशन के रूप में देखते हैं। इंडिया में रोड एक्सीडेंट का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा एनिमल व्हीकल कोलिजन्स के कारण होता है। इससे वाइल्ड लाइफ भी मर जाता है और ह्यूमन लाइफ भी रिस्क में आती है। NH45 का यह एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश के हिरन सिंदूर स्टेज पर किया जा रहा है। यह एरिया वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और नुरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच एक क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। सबसे इनोवेटिव फीचर इसका समझिए कि इसमें टेबल टॉप रेड मार्किंग की गई है रोड पर। यह 5 mm थिक थर्मोप्लास्टिक चेकर्ड सरफेस है जो ड्राइवर को साइकोलॉजिकली स्लो डाउन करने पर मजबूर करता है जब ड्राइवर इस रोड से गुजरता है। इसके साथ साथ 25 वाइल्ड लाइफ अंडरपासेस भी बनाए गए हैं। अंडरपासेस का साइज और प्लेसमेंट एनिमल मूवमेंट की स्टडीज के बेसिस पर डिसाइड किया गया है जिससे कि एनिमल या कोई भी जानवर उस अंडरपास से एक सेंचुरी से दूसरी इसमें वाइल्ड लाइफ में जा सके। 8 फुट हाई फेंसिंग का पर्पस एनिमल को रोड पर आने से रोकना है लेकिन फेंसिंग के साथ अंडरपास का होना बहुत जरूरी था जिससे कि एनिमल एक सेंचुरी से दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा सके, वरना फेंसिंग हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कर देती। सोलर लाइटनिंग और स्पीड डिटेक्शन डिवाइसेस एनफोर्समेंट एनफोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कैमरास एनिमल मूवमेंट का रियल टाइम डाटा कलेक्ट करते हैं। पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखें तो यह ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है। इस मॉडल का नेशन वाइड एप्लीकेशन का प्लान है, खासकर टाइगर कॉरिडोर्स और एलिफेंट कॉरिडोर्स के एरिया में। इकोनॉमिक एंगल से भी इग्नोर नहीं कर सकते। रोड सेफ्टी बेटर होगी, टूरिज्म बढ़ेगा और इंश्योरेंस और हेल्थ कॉस्ट कम होंगे। यूपीएससी के हिसाब से देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस एनवायरमेंट बैलेंस बिहेवियर पॉलिसी टूल एक टॉपिक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज इसमें एक टॉपिक है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यह एक टॉपिक बन सकता है। चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं। सिक्किम ने चोकला और डोकला टूरिज्म पास ओपन किया है। टॉपिक 8 टूरिज्म से ज्यादा पॉलिटिक्स और नेशनल बिल्डिंग का केस स्टडी है। बॉर्डर टूरिज्म का मतलब सिर्फ साइट सीइंग नहीं होता, यह स्ट्रेटेजिक विजिबिलिटी और साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन का टूल होता है। चोकला और डोकलाम दोनों ही इंडिया चाइना के सेंसिटिव पॉइंट्स रहे हैं। चोला 1967 के चाइनो इंडियन क्लैशेस के लिए जाना जाता है और डोकला 2017 के इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के लिए सिंबल जाना जाता है। इन एरियाज को टूरिज्म के लिए हाल ही में ओपन किया गया है। यह एक कैलकुलेटेड डिसीजन है। इसे 3 लेवल पर इम्पैक्ट होगा। पहला, लोकल लाइवलीहुड बढ़ेगा, जैसे कि जब लोग वहाँ पे टूरिज्म के लिए आएंगे तो वो होम स्टेज करेंगे तो लोगों के रोजगार मिलेगा, साथ में लोगों के पास आमदनी भी होगी। वहाँ गाइड्स और ट्रांसपोर्ट और लोकल सर्विसेज को भी बूस्ट मिलेगा। दूसरा, यह एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है कि सिविलियन प्रेजेंस अगर बॉर्डर पर होगा तो एरिया में सोवरेनिटी एसेशन का एक सॉफ्ट सिग्नल दिया जा सकता है। और तीसरा, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन भी बढ़ेगी। सिटीजन्स को ग्राउंड लेवल पर
आर्म फोर्सेस को क्या डिफिकल्टी और फेस करनी पड़ती है और वो क्या सेक्रीफाइसेस देते हैं, उसका एक्सपोजर मिलेगा। इस इनिशिएटिव को भारत रंगभूमि दर्शन प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का कोऑर्डिनेशन इसमें इसे यूनिक बनाता है। यह प्रोग्राम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स के विजन से अलाइन करता है। लास्ट विलेज फर्स्ट रेगुलेटेड टूरिज्म मॉडल अडॉप्ट किया गया है। लिमिटेड डेज कंट्रोल मूवमेंट ताकि इकोलॉजी और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। यूपीसी एंगल से देखें तो इसमें टॉपिक हो सकते हैं बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, टूरिज्म एज स्ट्रेटेजिक टूल, सिविल मिलिट्री कॉपरेशन और नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी। चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक 9 को सिर्फ हम इनॉग्रेशन की लिस्ट के रूप में नहीं देखते, हम इसे पीएम मोदी के आसाम विजिट में डेवलपमेंट के रूप में देखते हैं। पीएम मोदी का आसाम विजिट एक मल्टी लेयर डेवलपमेंट नैरेटिव प्रेजेंट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर और स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन का मिक्स। सबसे पहले एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 4000 करोड़ की कॉस्ट से बना है। इसका पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 13.1 मिलियन पर ईयर है। यह सिर्फ कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं है, यह नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के एविएशन मैप पर सेंट्रल पोजीशन देने का एक एफर्ट है। डीजी यात्रा, मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स और स्मार्ट क्राउड मैनेजमेंट फ्यूचर रेडी एविएशन का सिंबल है। बम्बू वेल्ट आर्किटेक्चर और ऑर्चिड गमोचा मोटिव एक क्लियर मैसेज देते हैं कि डेवलपमेंट विदाउट कल्चरल अरेजर, मतलब डेवलपमेंट में कल्चर को भी शामिल किया गया है। 80 फुट स्टैच्यू ऑफ गोपीनाथ बोरदोलोई का इनॉग्रेशन हिस्टोरिकल मेमोरी को रिइंफोर्स करता है। नेशनल बिल्डिंग में आइकॉन्स का रोल यहाँ क्लियरली दिखाई देता है। अर्बन मोबिलिटी एंगल पर आते हैं। एयरपोर्ट रोड से जालुकबारी तक एलिवेटेड कॉरिडोर ट्रैफिक डिकंजेशन और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी के लिए क्रिटिकल है। अब नामरूप फोर्ट फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर फोकस करते हैं। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 12 से 12.7 लाख मैट्रिक टन एनुअल यूरिया प्रोडक्शन है। इसका मतलब सिर्फ फर्टिलाइजर्स नहीं है, यह फूड सिक्योरिटी, फार्मर अफोर्डेबिलिटी और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का एक टूल है। असम और नॉर्थ ईस्ट के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को ये एक प्रोजेक्ट एंकर इंडस्ट्री देता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एंसिलरी इंडस्ट्रीज का मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। यूपीसी के टॉपिक्स के हिसाब से देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड रीजनल इंटीग्रेशन, नॉर्थ ईस्ट एज ग्रोथ फ्रंटियर, कल्चर सेंसिटिव डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी और फर्टिलाइजर पॉलिसी इसमें अहम टॉपिक्स हो सकते हैं। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। एएसआई ऑर्गेनाइजर्स प्रोजेक्ट मासूम नेशनल वर्कशॉप। टॉपिक 10 को समझने के लिए पहले एक कंफ्यूजन को क्लियर करना जरूरी है। प्रोजेक्ट मासूम, प्रोजेक्ट मौसम और मिशन मौसम दोनों ही अलग अलग इनिशिएटिव है। प्रोजेक्ट मौसम कल्चर और मैरीटाइम हेरिटेज से रिलेटेड है। इसका ऑब्जेक्टिव इंडियन ओशन के 39 देशों को एक साथ हिस्टोरिकल लिंकेजेस को डॉक्यूमेंट और रिवाइव करना है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज नेशनल वर्कशॉप का रोल बहुत स्ट्रेटेजिक है। यह सिर्फ एकेडमिक डिसीजन नहीं था, यह थीमेटिक फ्रेमवर्क को रिफाइन करने का प्रोसेस था। मैरीटाइम रूट्स, मॉनसून विंड्स और कल्चरल एक्सचेंजेस यह सब इंडिया के सॉफ्ट पावर के टूल्स हैं। 30 लाख रुपए का सैंक्शन अमाउंट छोटा लग सकता है, लेकिन इम्पैक्ट डिप्लोमेटिक और कल्चर स्केल पर बड़ा है। यूनेस्को ट्रांसनेशनल नॉमिनेशन का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इंडिया का शेयर्ड हेरिटेज के थ्रू लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग और कोलैबोरेटिव रिसर्च का मतलब है नैरेटिव कंट्रोल। कौन हिस्ट्री बताता है, यह जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है। मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट कल्चर डिप्लोमेसी के इंटेंट को अंडरलाइन करते हैं। यूपीसी के एंगल से देखें तो कल्चर डिप्लोमेसी, मैरीटाइम हेरिटेज और ब्लू कंट्रोल इकोनॉमी यह एक टॉपिक है। सॉफ्ट पावर पोजिशन यह एक टॉपिक बन सकता है और डिस्टिंक्शन बिटवीन सिमिलरली नेम्ड गवर्नमेंट मिशंस
यह एक टॉपिक बच सकता है। चलिए अब आज के आखिरी टॉपिक पर आते हैं, जो कि है दिल्ली कंस्ट्रक्शन वर्कर ग्रैब फॉर कंपनसेशन। टॉपिक 11 को सिर्फ एक वेलफेयर अनाउंसमेंट के रूप में मत देखिए। यह टॉपिक असल में एनवायरमेंट गवर्नेंस, लेबर राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। दिल्ली एनसीआर में जब एयर पोल्यूशन सीवियर कैटेगरी में चला जाता है, अर्थात ग्रैप अर्थात ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के स्टेज 3 और 4 एक्टिवेट किए जाते हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर पड़ता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की साइट बंद हो जाती हैं, प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान डेली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को होता है। इस गैप को एड्रेस करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने 10,000 का कंपेंसेशन अनाउंस किया। यह कंपेंसेशन चैरिटी नहीं है, ये राइट वेस्ट रिलीफ है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस को ध्यान से समझिए। वर्कर्स का DBO CWWB अर्थात दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर होना जरूरी है। पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन का काम प्रूफ होना चाहिए। यह कंडीशन एक पॉलिसी सिग्नल भी देती है, फॉर्मल रजिस्ट्रेशन को इंसेंटिवाइज करना। इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाइलिंगुअल वेब पोर्टल का यूज किया जाता है। वेरिफिकेशन डिजिटल मोड में होती है, जिससे लीकेजेस मिडलमैन का रोल कम हो जाता है। फंडिंग सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पैसा जनरल बजट से नहीं आता, यह लेबर सेस से आता है, जो 1996 एक्ट के अंडर कलेक्ट होता है। इसका मतलब इंडस्ट्री के द्वारा जनरेट फंड वापस लेबर के वेलफेयर में यूज हो रहा है। जुडिशियल एंगल पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डायरेक्शन दिया है कि एनवायरमेंट रिस्ट्रिक्शन के दौरान वर्कर्स को कंपनसेट किया जाना चाहिए। यह कंपनसेशन उन डायरेक्शंस का कंप्लायंस है। एनवायरमेंटल गवर्नमेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखने तो पोल्यूशन कंट्रोल का बर्डन सिर्फ लेबर पर नहीं डाला जा सकता। इस पॉलिसी से एनवायरमेंट जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी सामने आता है। ऑफिस फंक्शनिंग के 50% कैपेसिटी जैसे मेजर्स भी बैलेंस अप्रोच को हाईलाइट करते हैं। यूपीसी के हिसाब से देखें तो एनवायरमेंटल जस्टिस, इनफॉर्मल सेक्टर सोशल सिक्योरिटी, राइट वेलफेयर बेस्ड लेबर रिफॉर्म्स और डिजिटल गवर्नेंस और सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।